अगेन ए वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज है 26 अगस्त 2022, शुक्रवार का दिन है। आज का एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि हम पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार है ब्लैक मनी को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल भी सहन नहीं की जा सकती हैं। और ये बात क्यों आ रही है लाइमलाइट में? बिकॉज आपको पता है कि अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हमारा जो है काफ़ी सारे केसेस के साथ डील कर रहा है और काफ़ी हाई प्रोफाइल केसेस भी अभी चल रहे हैं। तो उस बीच में ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है कि यदि कहीं पे भी मनी लॉन्ड्रिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ब्लैक मनी का सर्कुलेशन हो रहा है, तो बिल्कुल भी सहन किया नहीं जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने जो न्यूज़ है वो मालवेयर मिला है 5 फ़ोन्स के अंदर। मालवेयर फाउंड इन 5 फ़ोन्स, नो प्रूफ्स इट्स पेगासस। तो पैनल एक बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एक कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने 29 फ़ोन्स को चेक किया है, तो उसमें से 5 फ़ोन्स के अंदर मालवेयर मिला है, बट ऐसा कहीं पे भी कोई स्पष्ट नहीं हुआ है कि वो पेगासस ही है। ठीक है, तो एनवी रमन्ना जी जो है हमारे चीफ जस्टिस, उनकी स्टेटमेंट आई है, आई एम सॉरी टू से बट देयर इज ए लाइन इन द कमिटी रिपोर्ट। तो इसमें कमिटी रिपोर्ट में एक लाइन भी रही है। क्या लाइन रही है? सेइंग, क्या बोल रहे थे वो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज नॉट कोऑपरेटिव। ठीक है, वॉट एवर स्टैंड यू हैड टेकन हेयर यू टुक विद देम। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट एन वी रमन्ना जी के द्वारा बोली गई है कि गवर्नमेंट जो है कोऑपरेटिव नहीं थी। ये उस कमेटी की एक लाइन में, कमेटी की रिपोर्ट की एक लाइन में बोला गया है। तो उसी के रिगार्डिंग सॉलिसिटर जनरल ने भी अपना जो है क्लेरिफिकेशन दिया है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेकिन हमारे लिए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है, हमारे लिए जो न्यूज़ में से निकालना है हमको, पेगासस के बारे में जानना है। ये क्या है, ये पेगासस प्रोजेक्ट कभी आ जाता है तो क्या है? तो पेरिस बेस पे एक मीडिया नॉन प्रॉफिट, ठीक है, फॉरबिडन स्टोरीज एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल जो हैं, ये कुल मिला के क्या है, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कुछ लीक्ड डाटाबेस था 1000 ऑफ फॉन्स का, ठीक है, जो कि टारगेट किया गया था स्पाईवेयर पेगासस के थ्रू। तो उसको इन्होंने बताया है, उसको इन्होंने उजागर किया है, एक तरह से हम ऐसे बोल सकते हैं। दे शेयर डाटा विद ग्लोबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एज ए पार्ट ऑफ ए कोलेबोरेटिव इन्वेस्टिगेशन कॉल्ड इट पेगासस प्रोजेक्ट। तो ये है पेगासस प्रोजेक्ट। अब आपको आगे जानना है, एन इजरायली कंपनी कॉल्ड एनएसओ ग्रुप मेक्स पेगासस ए स्पाईवेयर कैपेबल ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डाटा फ्रॉम ए फोन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट at least 2 union cabinet ministers, 3 opposition leaders, a constitutional authority, government officials, scientists and over 40 जर्नलिस्ट इन इंडिया वर टारगेटेड, ऐसा बताया गया है इसमें, है ना। अब हम आगे चलते हैं। अब रमन्ना जी जो है वो बोल रहे हैं, द मेयर इन्वोकेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी बाय द स्टेट, कि स्टेट के द्वारा इस बात को बोलना कि नेशनल सिक्योरिटी का पॉइंट है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, डज नॉट रेंडर द कोर्ट ए म्यूट स्पेक्टेटर। तो ये हमें केवल एक स्पेक्टेटर नहीं बना देता है, केवल स्टेट के द्वारा एक लाइन को बोल दिया जाना कि इन्वोकेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी हो रहा है तो हम पार्ट ना ले, मतलब सुप्रीम कोर्ट पार्ट ना ले, तो ऐसा नहीं होगा। हमें म्यूट स्पेक्टेटर नहीं बनाया जा सकता है केवल इतना बोल के स्टेट के द्वारा कि नेशनल सिक्योरिटी का यहाँ पे इशू है। ठीक है, तो ये लाइन इनके द्वारा बोली गई है। और फिर आगे बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोलते हैं ये, प्राइवेसी इज नॉट द सिंगुलर कंसर्न ऑफ जर्नलिस्ट, और तो जर्नलिस्ट जो हैं और सोशल जो एक्टिविस्ट हैं उनका ही केवल कंसर्न नहीं है प्राइवेसी। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया आउट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वायोलेशंस ऑफ प्राइवेसी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना कि किस आर्टिकल के अंदर हमें प्राइवेसी दी गई है। सर्विलेंसी एंड नॉलेज दैट वन इज अंडर थ्रेट ऑफ बीइंग स्पाइड ऑन कैन अफेक्ट द वे एन इंडिविजुअल डिसाइड टू एक्सरसाइज हिज और हर राइट्स। तो कुल मिला के यही बात बताना चाह रहे हैं कि केवल ऐसा नहीं है कि हाई प्रोफाइल जो लोग हैं, जर्नलिस्ट जो हैं, सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, उनके लिए ही केवल यहाँ पे प्राइवेसी का कंसर्न हमको है। हमको हर इंडिविजुअल के लिए प्राइवेसी का कंसर्न है, क्योंकि हर एक इंसान को प्राइवेसी का अधिकार है। तो ये रमन्ना जी बोलते हैं और पेगासस के बारे में हमने जान लिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट न्यूज। ठीक है, तो इस न्यूज़ के बारे में ही सब कुछ था। अब देखते हैं हम आगे। एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत टू बी कमीशनड ऑन सितंबर 2। तो इससे क्या होगा, एनहेंस हो जाएगा पीस और सिक्योरिटी, ये नेवी चीफ ने बोला है। तो कमीशनिंग होने वाली है अब नई एयरक्राफ्ट की, जो इंडिजीनियसली बिल्ट किया गया है, और इसको पुराना एयरक्राफ्ट था उसी के नाम पे नाम दिया गया है। ठीक है, और कोची के अंदर 2 सितंबर को इसको कमीशन कर दिया जाएगा। स्टार्टिंग में कमीशन होगा, फुल फ्लैज वे में वर्किंग नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे इसके साथ बहुत सारी और मतलब की चीज़ों को अटैच किया जाएगा और फुल फ्लैज वे में ये वर्किंग कर पाएगा दिसंबर या एंड ऑफ दी 2023 तक, ये बताया जा रहा है। तो कमीशनिंग ऑफ दी कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत विल एनहेंस पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन इंडियन ओशियन एंड इंडो पैसिफिक रीजन, ये बोला गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ना।
तो इसमें बोला जा रहा है फ्रॉम नवंबर वी विल कमेंस द लैंडिंग ट्रायल्स, तो हम लैंडिंग ट्रायल्स स्टार्ट कर देंगे नवंबर से, ठीक है, ये भी बोला गया है। और MiG-29 वगैरह ये सब हमारे यहाँ पे जो है एयरक्राफ्ट वगैरह उनको हम एक्चुअली में लैंड वगैरह करवाएंगे, ये बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और आगे अब हम देख लेते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट INS विक्रांत है क्या। ये जो INS विक्रांत है टू बी नेम्ड आफ्टर द डीकमीशन्ड मेडन कैरियर ऑफ द नेवी, तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्टार्टिंग का जो कैरियर था ना विक्रांत, उसी के नाम पे इसको नाम को रखा गया है क्योंकि उसको डीकमीशन्ड कर दिया गया था, ठीक है। अब इसके कुछ स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं पर्टिकुलर विक्रांत के, ठीक है, जो हमारा है ये एयरक्राफ्ट कैरियर आने वाला है, जल्दी कमीशन होने वाला है, इसकी कमीशनिंग जल्दी हो जाएगी, ठीक है। इट विल हैव एन एयर कंपोनेंट ऑफ 30 एयरक्राफ्ट, तो एयर कंपोनेंट ऑफ 30 एयरक्राफ्ट इसके पास रहेगा। कंप्राइजिंग क्या क्या कंप्राइज करेगा उसमें, MiG-29K फाइटर जेट्स, कमोव 31 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स एंड सून टू बी इंडक्टेड MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बिसाइड्स द इंडिजीनियस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, तो ये सब इसके पास रहेगा। इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए टॉप स्पीड ऑफ 30 नॉट्स, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 55 किलोमीटर होता है ये 30 नॉट्स जो होता है, इसकी टॉप मोस्ट स्पीड ये हो सकती है। और इसका जो एंड्योरेंस है वो है 7500 नॉटिकल माइल्स, इतनी स्पीड के ऊपर, दिस इज ये इसका एंड्योरेंस है, ध्यान रखना आपको। तो द शिप बॉर्न वीपन इंक्लूड, तो शिप बॉर्न वीपन्स कौन कौन से इसमें होंगे, तो एक तो बराक LR SAM होगा एंड AK-630 होगा, वाइल इट हैज MFSTAR एंड रैन 40L3D रडार्स, तो ये रडार्स होंगे, रडार्स का नाम याद रखना, कभी पूछ लिया जाए कि ये क्या है तो ये रडार्स है, ठीक है, रडार्स है, सेंसर्स होंगे इसमें। द वेसल हैज ए शक्ति EW, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट होगा। इट हैज ए पेयर ऑफ रनवेज एंड ए शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी होगी, इसमें अरेस्टेड रिकवरी होगी, है ना। सिस्टम टू कंट्रोल एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस, तो ये सभी इसके स्पेसिफिकेशंस हमने देख लिए हैं INS विक्रांत की, ओके, ये रहा INS विक्रांत। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। सस्पेंस है अभी, झारखंड के जो CM है सोरेन में फेस डिस्क्वालिफिकेशन को फेस ही कर सकते हैं, क्या ये पूरा इशू है, तो हेमंत सोरेन जो है कंटिन्यूएशन करेंगे एज ए झारखंड चीफ मिनिस्टर के तौर पे नहीं करेंगे, ये काफ़ी सस्पिशियस है, इस पर काफ़ी सस्पेंस बना हुआ है बिकॉज इलेक्शन कमीशन ने अभी अपना जो क्लोज लिफाफे में क्लोज करके अपना भेजा है, अपना जो रिकमेंडेशन है, जो अपना भी जो भी पॉइंट है अपनी रिपोर्ट भेजी है गवर्नर को। तो अभी इसको देखते हैं कि इसके बाद इसमें क्या निकल के आता है। तो एक्चुअली में क्या मैटर क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। द मैटर वाज रेफर्ड टू द कमीशन आफ्टर द BJP कंप्लेंट टू गवर्नर अबाउट मिस्टर सोरेन अलोकेटिंग ए माइनिंग, तो इन्होंने एक माइनिंग अलॉट की थी, माइनिंग लीज अपने आप को अलॉट की थी, कब की थी 2021 के अंदर, पोर्टफोलियो ऑफ माइंस इन 2021 वाइल होल्डिंग द पोर्टफोलियो ऑफ माइन 2021, तो इसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का एक केस यहाँ पे बनने की संभावनाएं हो रही हैं। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, तो पहली बात तो लाइन आपको याद रखनी है, MPs एंड MLAs एज मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क, पहली बात ये है। अब देखना यहाँ पे है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को अच्छे से हम जान लेते हैं। द एसेंस ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट्स लॉ इज इफ लेजिस्लेटर्स, ठीक है, इफ लेजिस्लेटर्स होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट they might be susceptible to government influence and may not discharge their constitutional mandate fairly, तो ऐसा हो सकता है कि वो मैंडेट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन उसको फेयरली डिस्चार्ज ना कर पाए, इस वजह से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का इशू बनता है। द इंटेंट इज दैट देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ड्यूटीज एंड इंटरेस्ट, ड्यूटीज एंड इंटरेस्ट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए ना, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का प्रोविजन रखा गया है। यदि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कोई पाया जाता है दोषी तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ठीक है। एंड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लॉ सिंपली सीक्स टू इन्फोर्स ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए न्यूज़ ये नहीं है। NDTV प्रोमोटर्स साइट बैन ऑन डीलिंग इन शेयर्स, तो इसमें बता रहे हैं कि जो प्रमोटर्स हैं वो SEBI के साथ कुछ इशू है कि पहले बैन किया हुआ था, एंड वो सारी बातें हैं, आप देख लेना इसमें जो भी है, ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है। तो इसमें अडानी ग्रुप हैड सॉट 29% शेयर्स विद इन 2 days, SEBI ऑर्डर बार्स एक्शन, है ना, तो ये देख लेना आप इस न्यूज़ को। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं हम। प्रॉक्सी वार ऑफ टेररिज्म विल बी डिफीटेड, तो यूनियन होम मिनिस्टर जो अमित शाह हैं थर्सडे में उन्होंने बताया कि द फियर ऑफ क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट इज एलिमिनेटेड, ठीक है। द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वुड डिसाइसिवली डिफीट द प्रॉक्सी वार विद द हेल्प ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेज, तो यहाँ जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, स्टेटमेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स said Mr. Shah also urged that security forces to make the border and LOC इम्प्रेगनेबल, कि कोई भी इसको पार ना कर पाए, इस तरीके का बना देना है। तो ये न्यूज़ थी इसके रिगार्डिंग, ठीक है। आफ्टर 2 weeks इंडिया ने क्या बोला है 2 वीक के बाद,
सलमान रश्दी अटैक जो था वो हॉरिफिक था। तो फाइनली बोला है हमारी जो एक्सटर्नल जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने फाइनली स्टेटमेंट एक जारी की है, विच वॉज द फर्स्ट फॉर्मल रिएक्शन बाय द गवर्नमेंट केम नियरली 2 वीक्स आफ्टर द स्टैबिंग, जो स्टैबिंग हुई है मिस्टर रशदी की, ठीक है, सलमान रशदी की। तो उसके रिगार्डिंग बोला है, उसको क्रिटिसाइज किया और बोला है इंडिया हैज़ ऑलवेज स्टूड अगेंस्ट द वायलेंस एंड एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर अब हम चलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट से रिप्लाई मांगा है बिल्किस बानो केस के रिगार्डिंग। सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे सॉट ए रेस्पॉन्स फ्रॉम गुजरात गवर्नमेंट ऑन ए पेटिशन चैलेंजिंग रिमिशन ग्रांटेड बाई स्टेट टू 11 कन्विक्ट्स, जो है 11 कन्विक्ट्स। इसके बारे में हमने काफ़ी पहले जाना हुआ है। तो अब रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट ने बोला है एक तरह से इसको, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है गुजरात गवर्नमेंट को कि बताओ अपना रिप्लाई दो आप, है ना, बिल्किस बानो केस के रिगार्डिंग कि आपने जो रिमिशन किया है वो क्या मतलब ग्राउंड रखा है उसका, लाइक दैट, है ना। तो इसके लिए एक पटिशन फाइल हो रखी है, आपको पता है ना, और पटिशन फाइल करने वालों के नाम यहाँ पे दिए हैं, वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, एडिटोरियल्स हैं कुछ, रेनबो ऑफ होप। तो इसको देखते हैं। द LGBTQI कम्युनिटी नीड्स मोर देन वर्स टू लिव विद डिग्निटी। डिग्निटी के साथ रहने के लिए और चीज़ों की रिक्वायरमेंट है LGBTQIA कम्युनिटी को। तो इसको देखते हैं न्यूज़ है क्या। तो स्ट्रगलिंग विद जेंडर आइडेंटिटी, फाइटिंग अगेंस्ट द स्टिग्मा, प्रिजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन, द LGBTQIA कम्युनिटी इन तमिलनाडु एटलीस्ट विल नॉट बी डिराइड बाई स्लर्स और मॉकिंग हाफ नेम्स एनी मोर। तो कुल मिला के कम से कम तमिलनाडु में तो इस चीज़ को इंश्योर कर दिया गया है कि इस कम्युनिटी की मजाक नहीं उड़ाई जाएगी नाम्स के ऊपर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इनको नाम देके इनके लिए हर किसी के लिए अब गवर्नमेंट ने, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है। ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑन द ऑर्डर्स ऑफ, सॉरी तमिलनाडु की गवर्नमेंट को मद्रास ने, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है एक तरीके से कि भाई एक पूरी ग्लोसरी तैयार कीजिए नाम्स की, जिसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल, इन सभी को अलग अलग नाम दिए गए हैं। देखो आप ये नाम देख सकते हो, है ना। इन सभी नामों के थ्रू इनको जाना जाए, बोला जाए। तो काफ़ी नॉट एवरी वन इज हैप्पी। तो इस जो ये मूव रहा है मद्रास हाई कोर्ट का, ऐसा गवर्नमेंट को बोला जाना, तो ये मूव से हर कोई खुश नहीं है। सम ग्रुप्स फील द वर्ड फॉर ट्रांसजेंडर शुड बी द वन इन यूज। कुछ लोग सोचते हैं कि जो वर्ड है जो यूज में लिया जाता है वही यूज में आना चाहिए। ठीक है, और अदर होप्स दैट, ठीक है, और लोग सोचते हैं द नॉमेनक्लेचर विल नॉट रीड दोज हु फॉल आउटसाइड द जनरलाइजेशन ऑफ द बेनिफिट्स। कुछ सोचते हैं कि इस नाम वाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है ना, ऐसा भी सोचना है। बट फॉर आगे हम देखते हैं, या इन 2018, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इन 2018 बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैड ओवरटर्न्ड ए 2013 रूलिंग एंड डीक्रिमिनलाइज द होमोसेक्सुअलिटी। तो आपको पता है कि होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया जा चुका है इंडिया के अंदर। 2013 के वर्डिक्ट के अंदर इसको जो क्रिमिनलाइज किया, जो कि मतलब डीक्रिमिनलाइज नहीं था उस टाइम पे, क्रिमिनलाइजेशन ही था उस टाइम पे, ये सब तो क्रिमिनलाइज था उस टाइम पे। अभी इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया 2018 के अंदर बेंच के अंदर। बट द लैंडमार्क जजमेंट वाज ओनली ए फर्स्ट स्टेप। लेकिन जो लैंडमार्क जजमेंट थी केवल पहली स्टेप थी। आगे बताया जा रहा है, एन इंडिविजुअल वांटिंग टू लिव विद डिग्निटी नो मैटर हाउ सी वांट्स टू बी आइडेंटिफाइड स्टिल हैज मैनी माउंटेन्स टू क्लाइम बिफोर एंजॉइंग लिबर्टी, ऑटोनॉमी, प्राइवेसी गारंटेड बाय आर्टिकल 21। तो मतलब अभी काफ़ी चढ़ाई और भी चढ़नी है, ऐसा बोला जा रहा है। द स्टेट एंड सोसाइटी ऑफन मोबिलाइज ट्रेडिशंस वैल्यूज टू कॉम्बैट ऑल सॉर्ट्स ऑफ फोबियाज, ठीक है, एंड द मूवमेंट ऑफ द इक्वल। तो मतलब कुल मिला के इसमें सारी बात यही की जा रही है कि जो भी मूवमेंट, जो भी चीज़ें चल रही हैं अच्छी हैं, सुधार हो रहे हैं, बेटरमेंट हो रहा है, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की, अभी भी काफ़ी ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी बहुत कुछ स्टेप्स और सोसाइटी के माइंडसेट को चेंज किए जाने की ज़रूरत है। तो काफ़ी बार जैसे पुश किया जाता है काफ़ी चिल्ड्रंस को किस चीज़ के लिए कि उनके हार्मोन्स, आप अपने हार्मोन्स चेंज करवा लीजिए, हार्मोन चेंज थेरेपी वगैरह कीजिए, और साथ ही साथ में घर से बाहर निकाल दिया जाए। तो ये सब चीज़ें भी निकाल दिया जाता है, सॉरी घर से बाहर निकाल दिया जाता है, मतलब LGBTQIA कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है या फिर फोर्सफुली उनसे उनके हार्मोन चेंज थेरेपी वगैरह की जाती है। तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी सुधारने की ज़रूरत है। ऑल वे हम बोल सकते हैं, पूरी तरह से हम ये बोल सकते हैं कि माइंडसेट को चेंज किए जाने की ज़रूरत है। लोगों का जो माइंडसेट है उसको चेंज किए जाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ में आपको पता है कि साउथ के अंदर हमेशा से कुछ मूवमेंट्स चलते रहे हैं, जिसमें सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भी था। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे मूवमेंट चलाते हुए द्रविडियन मूवमेंट की तरह और कोशिश की जाए कि इनकी डिग्निटी, इनकी सेल्फ रेस्पेक्ट वगैरह को वेल सेट किया जाए और पूरे मतलब सोसाइटी के माइंडसेट को चेंज किया जाए। इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, यही इसके अंदर बताया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं, न्यूज इन नंबर्स को देख लेते हैं। तो 6700 नंबर ऑफ द करप्शन केसेज, ठीक है, आपको देखना है 6700 नंबर ऑफ द करप्शन केसेज। ठीक है, ये CBI के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं, अभी ट्रायल्स में है, ट्रायल्स चल रहा है इनके ऊपर।
इन डिफरेंट कोर्ट्स, है ना, सीबीआई के डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर इनके ट्रायल चल रहे हैं। 6700 करप्शन केसेस के सीवीसी ने बताई है बात, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने, एनुअल रिपोर्ट ऑफ दी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो इसमें क्या है, 275 ऑफ विच हैव पेंडिंग ट्रायल्स फॉर ओवर 20 ईयर्स। 275 का 20 साल से पेंडिंग चल रहा है ट्रायल, हैव पेंडिंग ट्रायल्स फॉर ओवर 20 ईयर्स। बहुत मतलब अच्छी सिचुएशन नहीं है, ये ख़राब सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट ऑफ द सीवीसी, ए टोटल 1939 केसेज वर पेंडिंग ट्रायल्स फॉर ओवर 10 ईयर्स। तो 1939 जो केसेज हैं वो 10 साल से 20 साल का इनका ट्रायल का पीरियड चल रहा है, ठीक है। 20 से ऊपर का है पेंडिंग ओवर 20 ईयर, 275 केसेज ऐसे। 2273 का मोर देन 5 ईयर्स अप टू 10 ईयर्स, 811 का मोर देन 3 ईयर्स अप टू 5 ईयर्स, 1399 का केसेज का लेस देन 3 ईयर्स। तो ये पूरे आंकड़े हैं जो कि मतलब गलत आंकड़े हैं, ख़राब आंकड़े हैं। मतलब आंकड़े तो सही हैं लेकिन ये सिचुएशन जो बयां कर रहे हैं वो सिचुएशन सही नहीं है ना। हमारी जो सीबीआई कोर्ट्स के अंदर ये सब कुछ चल रहा है, तो ये पेंडिंग जो केसेज चल रहे हैं, दिस इज़ नॉट द गुड सिचुएशन। इतने सारे केसेज का पेंडिंग होना, करप्शन के केसेज का पेंडिंग होना, इतने लंबे टाइम से पेंडिंग होना, ये सही चीज़ नहीं है। अब हम देखते हैं आगे जीरो कार्बन एमिशन। तो इन लाख करोड़ द अमाउंट कमिटेड बाय द नेशंस लार्जेस्ट ऑयल फर्म, तो 2 लाख करोड़, 2 इन लाख करोड़ द टोटल अमाउंट कमिटेड बाय नेशंस लार्जेस्ट ऑयल फर्म इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑन थर्सडे टू अचीव ए नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट 2046 तक कर लेंगे, इन्होंने बोला है। तो SM वैद्य है इनके चेयरमैन, इन्होंने बोला है द फर्म्स ऑयल रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस हैज़ ए टोटल एमिशन ऑफ 21.5 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ही सेड, है ना। The firms plans to decarbonize refining through energy efficiency, electrification, fuel replacement। ये इन तरीके से, इन सब तरीक़ों से हम डिकार्बनाइज करेंगे एक तरीके से, ठीक है, ये बता रहे हैं। द टारगेट को कब अचीव कर लिया जाएगा, तो जो 99वां साल होगा, 99th ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस में, है ना, इसको अचीव कर लिया जाएगा। तो ये है एक न्यूज़। उसके बाद ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, नेशनल हाईवेज। तो 1.8 इन लाख किलोमीटर्स, ठीक है, इतनी लेंथ के नेशनल हाईवे हमारे 2025 तक हो जाएंगे। वाइल 1.2 लाख किलोमीटर का रेल लाइन हमारी हो जाएगी 2025 तक, ये बात बताई जा रही है ब्रिटिश ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज इंडिया, मतलब एक रिपोर्ट है इसमें बोला गया है इनकी। तो देखो 1950 में जहाँ एक 4000 किलोमीटर के आसपास का नेशनल हाईवेज हुआ करते थे, 2015 में अभी ये 77,000 किलोमीटर तक पहुँच चुके हैं। वहीं पर जब रेलवे की बात की जाती है तो जो 10,000 किलोमीटर का था वो 63,000 तक पहुँच चुका है, और फर्दर टारगेट्स आपको मैंने बता दिए हैं। तो ये आपको रेलवे और हाईवेज के बारे में पता चल चुका है। रेलवे स्टेशन अटैक हुआ अभी यूक्रेन के अंदर, 200 लोगों को मार दिया गया, 25 सिविलियंस की डेथ हो गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, मतलब वर्ल्ड वाइड ये सब चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी गलत चल रहा है। और EU ने कंडेम्ड किया है इसको, हीनियस अटैक था, एक सिविलियंस के ऊपर भी अटैक हुआ और ये सही नहीं था, है ना। यूक्रेन मार्केट इंडिपेंडेंस डे, उस दिन ये ऐसा होना, कैरिड आउट ऑन द डे यूक्रेन, जिस दिन यूक्रेन अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है उस दिन ऐसा होना सही नहीं था। 6 मंथ्स सिंस द स्टार्ट ऑफ मॉस्को, 6 महीने हो चुके हैं लगभग वॉर को स्टार्ट हुए। तो इस तरीके का अटैक को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया है। अब देखते हैं हम, हमारा लास्ट जो एडिटोरियल है वो है फ्रीबीज ए जुडिशियल। हालांकि फ्रीबीज के ऊपर मैं पहले भी काफ़ी बार बात कर ली है, लेकिन एक नए एंगल के साथ ये एडिटोरियल है, तो इसको भी हम ले लेते हैं। फ्रीबीज ए जुडिशियल लीड, ओके, एंड ए मल्टी लेयर्ड इशू। तो व्हाट इट इज़ यूजफुल टू स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ सब्सिडीज, ठीक है, सॉरी, वाइल इट इज़ यूजफुल टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ सब्सिडीज, द इशू ऑफ टैक्स प्रेफरेंसेज ऑल्सो मेरिट्स अटेंशन। तो बता रहे हैं कि सब्सिडीज से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, फ्रीबीज को कुछ और अलग एंगल से हम देखेंगे कि सब्सिडीज क्या होती हैं, क्या ये फ्रीबीज में काउंट होती हैं, किस तरह से ये होती है, और साथ ही साथ में फिर हम यहाँ पे टैक्स प्रेफरेंसेज भी एक कोई चीज़ होती है, उस चीज़ के ऊपर भी हमारा ध्यान दिया जाना यहाँ पे ज़रूरी है, ये राइटर यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बताया जाता है व्हेन दिस डिबेट बिगिन टू गो एस्ट्रे, ठीक है, it needed a strong reminder by the Supreme Court of India that in the ongoing debate on subsidies and freebies, a distinction had to be made between expenditure made on social welfare schemes and irrational freebies। तो बताया जा रहा है कि ये जो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक जो डिबेट स्टार्ट की है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इन द ऑनगोइंग डिबेट ऑन सब्सिडीज एंड फ्रीबीज, ए डिस्टिंक्शन जो बनाए जाने की बात यहाँ पे की जा रही है, ओके। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर दिया गया एक तरीके से, ये बताओ कि क्या तो चीज़ है जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स में आएंगी और कौन सी रेशनल फ्रीबीज होगी, इसको थोड़ा क्लासीफाइड तो करो, ऐसी बात चल रही है ना। तो आगे एक रिपोर्ट है अकॉर्डिंग टू ASCM, ठीक है, ASCM जो है ऑर्गेनाइजेशन कुछ होगा उनके अकॉर्डिंग, ठीक है,
सब्सिडी की डेफिनेशन अब हम यहाँ पे देखने के लिए जा रहे हैं कि सब्सिडी होती क्या है। सब्सिडी शैल बी डीम्ड टू एग्जिस्ट इफ देयर इज ए फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन बाई ए गवर्नमेंट और एनी पब्लिक बॉडी वेयर गवर्नमेंट प्रैक्टिस इन्वॉल्व ए डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फंड्स। तो ये डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फंड्स भी हो सकता है सब्सिडी, फॉर एग्जांपल के लिए ग्रांट्स हो सकते हैं, लॉन्स हो सकते हैं, इक्विटी इन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये सभी डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ जो फंड है वो भी सब्सिडी हो सकता है। और गवर्नमेंट रेवेन्यू डेट इज अदरवाइज ड्यू इज फॉरगोन, है ना, या फिर जो गवर्नमेंट रेवेन्यू है उसको फॉरगोन कर दिया जाए, जो बचा हुआ है उसको माफ़ कर दिया जाए एक तरीके से, और कलेक्ट ही ना किया जाए। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ और क्या किया जाए, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स गुड्स और सर्विसेज। तो ये सभी चीज़ें सब्सिडीज़ के अंदर आएंगी। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इनको सब्सिडीज़ का ही हम पार्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है इफ़ देयर इज ए फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन बाई, तो अकॉर्डिंग टू एसीएम सब्सिडी शैल बी डीम्ड टू एग्जिस्ट। ठीक है, इसे माना जाएगा कि दिस इज वन काइंड ऑफ सब्सिडी, या सब्सिडी डीम्स टू एग्जिस्ट करती है, मतलब सब्सिडी एग्जिस्ट करती है यदि गवर्नमेंट क्या क्या करे, या तो फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन करे, या कोई पब्लिक जो बॉडी है ना, वो गवर्नमेंट प्रैक्टिस जहाँ पे इन्वॉल्व है वहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फंड कर दे। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फंड क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा ग्रांट्स आ जाएंगे, लॉन्स आ जाएंगे, इक्विटी आपका इन्फ्यूजन हो जाएगा, या फिर गवर्नमेंट रेवेन्यू को फॉरगॉन कर दे जो कि अब तक लिया नहीं गया है, या फिर कलेक्ट ही ना करे, ठीक है, जो रेवेन्यू है उसको, और या फिर गवर्नमेंट क्या कर दे, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर दे। सब चीज़ों को हम एक तरह से सब्सिडी हो रही है यहाँ पे, हम ऐसा बोल सकते हैं ऐसी कंडीशन में। ठीक है, सब्सिडी कैन ऑल्सो बी एनी फॉर्म ऑफ इनकम और प्राइस सपोर्ट गारंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो आपको पता है एमएसपी भी एक सब्सिडी होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसमें क्या होता है, सब्सिडी को हम ऐसे की डेफिनेशन यदि आती है तो आप अपने मेंस के अंदर इसको यूटिलाइज काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं कि सब्सिडी को आप यदि कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं लाइन्स के थ्रू। ओके, सब्सिडी कैन ऑल्सो बी एनी फॉर्म ऑफ इनकम और प्राइस सपोर्ट ग्रांटेड बाय दी गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। दिस इज ए कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ वॉट सब्सिडीज आर, फॉर इट इंक्लूड्स नॉट ओनली डायरेक्ट ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट बट ऑल्सो टैक्सेज एंड चार्ज दैट आर नॉट कलेक्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, केवल डायरेक्ट ट्रांसफर करना ही सब्सिडी नहीं है। डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया अपने पेमेंट्स का तो वही सब्सिडी नहीं है, इसके अलावा चार्जेस को कलेक्ट ना करना भी अपने आप में एक सब्सिडी है। आपने क्रॉस सब्सिडाइजेशन तो सुना होगा, वर्ड है ना, क्या होता है क्रॉस सब्सिडाइजेशन, तो मैं बता दूं आपको। क्रॉस सब्सिडाइजेशन जो वर्ड होता है, इसका वर्ड का मतलब जैसे आपने रेलवे में देखा है, रेलवे में जो पैसेंजर्स होते हैं, पैसेंजर फेयर जो होता है और जो गुड्स लेके जाया जाता है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। गुड्स में जो पैसे कलेक्ट किए जाते हैं वो ज़्यादा कलेक्ट किए जाते हैं, पैसेंजर फेयर जो होता है उसको इक्वली कम रखा जाता है। उसमें भी जो हम बोल सकते हैं कि अनरिजर्व्ड होते हैं जो टिकट, जनरल जो टिकट होते हैं, उन टिकट्स के अंदर काफ़ी उनको सस्ता रखा जाता है। तो ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन का तरीका है जिसमें कि आप कहीं और से पैसा ले लेते हो, वहाँ पे आप बढ़ा के पैसा ले लेते हो और आप दूसरी तरफ चीज़ों को सस्ता कर देते हो, तो इसे क्रॉस सब्सिडाइजेशन बोलते हैं। इसी तरह से जब किसानों को बिजली मुफ्त दी जाती है तो इंडस्ट्रीज को बिजली महंगी दी जाती है, तो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ द क्रॉस सब्सिडाइजेशन। ठीक है, तो सब्सिडाइजेशन केवल डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ पेमेंट ही नहीं है, टैक्सेज एंड चार्जेस को कलेक्ट नहीं करना, ये भी एक तरीके का सब्सिडाइजेशन है। काफ़ी बार स्टेट गवर्नमेंट निकालती है फार्मर्स के लिए कि उनके लोन्स माफ़ कर दिए गए हैं, ये लोन माफ़ कर दिया गया है, वो लोन माफ़ कर दिया गया है, तो दीज ऑल आर समवेयर पार्ट ऑफ दी व्हाट, सब्सिडी का ही पार्ट है कहीं ना कहीं पे सभी। अब देखते हैं पॉलिसी एंड मेजर्स, देखते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आने वाला है, टैक्स प्रेफरेंसेज। ठीक है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। द टैक्स पॉलिसी इंक्लूड्स ए रेंज ऑफ मेजर डेट इंक्लूड, तो टैक्स पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखो स्पेशल टैक्स रेट्स आती हैं, एग्जम्पशंस आते हैं, ये सभी टैक्स पॉलिसीज़ के अंदर आता है और इसी को हम टैक्स प्रेफरेंसेज बोलेंगे। फिर आप देखना, स्पेशल टैक्स, एग्जम्पशंस, डिडक्शंस, रिबेट्स, डिफरल्स है ना, एंड क्रेडिट्स, ऑल ऑफ विच अफेक्ट द लेवल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स। वो सभी जो कि लेवल ऑफ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स को प्रभावित करते हैं, वो सभी टैक्स एक तरह से मेजर्स के अंदर आ जाते हैं। दीज मेजर्स आर ऑफन कॉल्ड टैक्स प्रेफरेंसेज, इन मेजर्स को टैक्स प्रेफरेंसेज बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, की वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, विच आर बिल्ट इनटू बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम्स, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम दोनों में ही हो सकते हैं, फॉर रियलाइजिंग स्पेसिफिक बेनिफिट सर्विंग द ग्रेटर पब्लिक गुड। ठीक है, तो ग्रेटर पब्लिक गुड को सर्व करने के लिए कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स के तौर लिए इनको यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे, द मोर सब्सटेंसिव, ठीक है, मोर सब्सटेंसिव, ओके, द मोर सब्सटेंटिव पॉइंट हेयर इज दैट टैक्स प्रेफरेंसेज आर कंसिडर्ड एज इम्प्लिसिट, मतलब इनडायरेक्ट सब्सिडीज टू प्रेफर टैक्स पेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे और इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो टैक्स प्रेफरेंसेज होते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं इम्प्लिसिट, ठीक है, इनडायरेक्ट। ठीक है, इम्प्लिसिट सब्सिडी टू प्रेफर टैक्स पेयर्स, देयर ऑफ दे मेरिट अटेंशन इन द कोर्ट्स डिबेट्स ऑन द जस्टिफिकेशन ऑफ सब्सिडीज। तो ये सभी जो होते हैं वो एक्सप्लिसिट सब्सिडीज नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं हम, टैक्स प्रेफरेंसेज भी वन काइंड ऑफ सब्सिडी ही है, बट ये बिकॉज
एक्सप्लिसिटली नज़र तो आता नहीं है, इम्प्लिसिट होता है, इनडायरेक्ट होता है, दिखाई इतना देता नहीं है इस वजह से, लेकिन इम्पैक्ट तो इसका भी होता है और काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इन सब चीज़ों को भी, इनको भी डिबेट में लाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये बात बोली जा रही है कुल मिला के। जस्टिफिकेशन ऑफ जब सब्सिडीज़ का किया जाता है ना, डिबेट चल रही है करंट, जिसमें कि जस्टिफिकेशन ऑफ सब्सिडीज़ की बात चल रही है, तो वहाँ पे इन चीज़ों को भी लाइमलाइट में लाने की ज़रूरत है, जो कि टैक्स प्रेफरेंसेज करके एक वर्ड है उसको भी, क्योंकि दिस इज ऑल्सो ए इम्प्लिसिट नॉट एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट काइंड ऑफ सब्सिडी। ठीक है, तो ये भी इम्प्लिसिट काइंड ऑफ सब्सिडीज़ हैं जो टैक्स प्रेफरेंसेज हैं वो भी। ठीक है, उसके बाद कैग ने बताया है 2016 में एक रिपोर्ट थी जिसमें शो किया उन्होंने कि रेवेन्यू फॉरगॉन, रेवेन्यू फॉरगॉन का मतलब रेवेन्यू को भुला दिया जाना, रेवेन्यू को कलेक्ट ना करना, रेवेन्यू को माफ़ कर देना। ठीक है, वो 2010-11 में जहाँ की 21% ऑफ टैक्स रेवेन्यू होता था। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू का 21% होता था, ये बाद में कम होते हुए 2000 कितना हो गया था, 14-15 में 15% हो गया था, ये जो होता है फॉरगॉन किया जाता है वो। तो ये सिचुएशन अच्छी हो गई थी, इंप्रूव हो गई थी। हाउएवर, लेकिन बाद में फिर दोबारा से 22% ऑफ टैक्स रेवेन्यू पहुंच गया है 2019-20 में। ठीक है, ये कैग की रिपोर्ट है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आपको। फर्स्ट, एज कंपेयर टू इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट्स हैव बीन इंजॉइंग इन लार्जर शेयर ऑफ ऑल ईयर्स एक्सेप्ट इन 2019 एंड 20। तो देखो, इंडिविजुअल तो इन्जॉय कर ही रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल लेकिन कम इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन ये सभी टैक्स बेनिफिट्स को, टैक्स फॉरगॉन्स को जो ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, तो ये अच्छी पिक्चर नहीं है ना। फिर कौन ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं इन चीज़ों को? जो ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं वो हैं कॉर्पोरेट्स। तो कॉर्पोरेट्स जो टैक्स फॉरगॉन्स हैं उनको ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल्स। इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, काफ़ी एक अलग एंगल से आज इसको बताया जा रहा है। ठीक है, ये पूरा जो फ्री बीज का डिबेट है उसके अंदर एक नया एंगल लाया गया जिसमें कि सब्सिडी के साथ, ठीक है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंटली मैं बोलना चाहूँगा कि टैक्स प्रेफरेंसेज एक जो वर्ड है उसके साथ इसको एक अलग एंगल से देखा जा रहा है अब, है ना, इसमें पूरे में। तो द फिगर्स ऑफ 2019-20 आर सिग्निफिकेंट ऑल्सो बिकॉज टैक्स प्रेफरेंसेज फॉर कॉर्पोरेट्स रजिस्टर्ड एन इंक्रीज। तो टैक्स प्रेफरेंसेज थे जो कॉर्पोरेट्स के लिए, वो उनको इनका एक इंक्रीमेंट हुआ, एवन एज कॉर्पोरेट टैक्स वर रिड्यूस्ड, और कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया गया। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पे कम हुआ है। तो मार्केट फंडामेंटलिस्ट हैव फॉरएवर अपोज दीज सब्सिडीज सपोर्ट बाय आर्ग्यूइंग दैट दे आर ए वेस्टफुल यूज ऑफ द रिसोर्सेज। तो मार्केट के जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं हमेशा इस टाइप की सब्सिडीज़ को, इन सभी सपोर्ट्स को बेकार बताते हैं, गलत बताते हैं, बिकॉज वो बोलते हैं कि इससे वेस्टफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज है, इससे रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं आपके कुल मिला के। ठीक है, बट दिस आर्ग्यूमेंट हैज़ गेन्ड करेंसी सिंस एवरी सेंट्रल गवर्नमेंट इन हैज़ पास्ट 3 decades हैज़ अडॉप्टेड पॉलिसीज टू विटल डाउन सपोर्ट टू दीज सेक्टर्स एक्सटेंडेड बाय दी गवर्नमेंट्स। देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, ये लाइन जो है किसी और चीज़ के लिए है। तो यहाँ पे किसके लिए लाइन है वो मैं पैरा लगाना भूल गया हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आगे आपको मिल जाएगा। तो बताया जा रहा है कि जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको सब्सिडी मतलब दी जा रही है, उनको टैक्स बेनिफिट दिए जा रहे हैं, या फिर कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया जा रहा है। लेकिन जो हमारी फील्ड्स हैं, कौन कौन सी फील्ड्स, लाइक हमारा हेल्थ केयर हम ले लें, हमारा एग्रीकल्चर हम ले लें, तो या हमारी एजुकेशन जो हम ले लें, यहाँ पे क्या है, उतना इंसेंटिव्स नहीं है जितने इंसेंटिव्स और जगह पे मिल रहे हैं। तो इस वजह से हो क्या रहा है, एक तरह से, या टैक्स प्रेफरेंसेज की यदि मैं बात करूँ तो वो इतने ज़्यादा यहाँ पे नहीं है इन फील्ड्स के अंदर, लाइक एग्रीकल्चर में, लाइक एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर के अंदर। इस वजह से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, और ये गलत चीज़ है। यहाँ पे बोला गया है कि पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन हैव कंसिस्टेंटली बीन अंडरमाइंड टू क्रिएट स्पेस फॉर प्राइवेट प्लेयर्स, और प्राइवेट प्लेयर्स का स्पेस बनी नहीं पा रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो हो सकता है कि इस वजह से भी नहीं बन पा रहा है क्योंकि टैक्स प्रेफरेंसेज उस तरीके से नहीं है, ठीक है, जिस तरीके से हो सकते हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है, इन एग्रीकल्चर द गवर्नमेंट हैड ब्रॉट द कॉन्ट्रोवर्शियल फार्म लॉज फॉर डीलिंग विद द इशू ऑफ इंक्रीजिंग फार्म सब्सिडीज। तो फार्म सब्सिडीज का जो इशू बढ़ रहा है उसको रिजॉल्व करने के लिए ही हम जो है, गवर्नमेंट है जो कॉन्ट्रोवर्शियल फार्म लॉज के साथ आई थी। ठीक है, जिनको कि बाद में स्क्रैप भी करना पड़ा। तो एन अंडर इन्वेस्टमेंट है, देखो ये पता रखा है साफ साफ, वाइल अडॉप्टिंग पॉलिसीज टारगेटिंग दिस सेक्टर्स। तो जो 3 स्पेसिफिक सेक्टर्स मैंने बताई, और इस तरीके की सोशल सेक्टर्स जो हो सकते हैं, उसमें क्या हो रहा है, सक्सेसिव गवर्नमेंट हैड पेड लिटिल अटेंशन टू द डिस्मल रियलिटी ऑफ अंडर इन्वेस्टमेंट इन दीज सेक्टर्स। एक्चुअली में इन सेक्टर्स के अंदर अंडर इन्वेस्टमेंट है और कोई भी गवर्नमेंट इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ हैज स्ट्रगल्ड, तो 1.5% ऑफ जीडीपी को क्रॉस करने में स्ट्रगल कर रहा है बहुत ज़्यादा, जबकि कोठारी कमीशन की एक रिपोर्ट थी, तो ये किसमें है, पहली बात तो पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ 1.5% को क्रॉस करने में स्ट्रगल कर रहा है ऑफ जीडीपी। वहीं पे जो एजुकेशन की कोठारी कमीशन की रिपोर्ट जो थी 1966 की, उसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए 6% होना चाहिए नेशनल इनकम का। ठीक है, किसके अंदर, एजुकेशन के अंदर, जो जिससे कि हम बहुत दूर हैं अभी। और एग्रीकल्चर जो है ना, उसकी भी हालत ख़राब है। एग्रीकल्चर हैज़ रिमेन्ड नेग्लेक्टेड सेक्टर हार्डली नीड्स टू बी एम्फेसाइज्ड। ठीक है,
तो इसको भी मतलब ध्यान दिया ही नहीं गया है, पूरी तरह से इग्नोर ही कर दिया गया है। एज द मतलब कि ये बात बताई गई है। एंड एज द क्राइसिस इन एग्रीकल्चर हैज़ डीपन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉनिकल अंडर इन्वेस्टमेंट, और बिकॉज क्योंकि क्रॉनिकल अंडर इन्वेस्टमेंट की वजह से क्राइसिस आ रहा है एग्रीकल्चर के अंदर, तो सब्सिडीज हैव बीन, ठीक है, द पैलिएटिव्स एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर फार्मर्स टू मेयरली प्रोटेक्ट देयर लाइवलीहुड। तो जो सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है ना, और जो दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी, वो एक तरह से फार्मर्स के लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए है, क्योंकि अंडर इन्वेस्टमेंट की वजह से एग्रीकल्चर जो है उसमें क्रॉनिकल अंडर इन्वेस्टमेंट रहा है। इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत है एग्रीकल्चर के अंदर, इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं होने की वजह से। तो केवल किस लिए? प्रोटेक्ट देयर लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए फार्मर्स को सब्सिडीज़ दी जा रही हैं। ये फार्मर्स को क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, या सब्सिडीज़ जो फार्मर्स को दी जा रही है वो उनकी उनकी लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए दी जा रही है। तो काफ़ी एक अलग एंगल से इस पूरे एडिटोरियल को यहाँ पे हमने देखा, जिसमें टैक्स प्रेफरेंसेज की हमने बात की। और टैक्स प्रेफरेंसेज जो होता है वो भी वन काइंड ऑफ सब्सिडीज़ होते हैं, लेकिन इम्प्लिसिट होते हैं, एक्सप्लिसिट नहीं हो पाते हैं, बट इनके ऊपर भी बात किया जाना जरूरी है। बाद में हमने आगे बात की कि जो हमारे सेक्टर्स है लाइक एजुकेशन, लाइक हेल्थ और लाइक एग्रीकल्चर, वहाँ पे क्रॉनिकल अंडर इन्वेस्टमेंट है, और कोई भी जो भी अपकमिंग गवर्नमेंट आ रही है इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इस वजह से हमारा पब्लिक, चाहे हमारा हेल्थ सेक्टर हो, चाहे हमारा एजुकेशन सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए, सभी है जो सफ़र कर रहे हैं इन सब चीज़ों की वजह से। और उसी को ओवरकम करने के लिए एग्रीकल्चर के अंदर तो लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए, फार्मर्स की लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, ठीक है। तो ये इस पूरे मतलब जो एडिटोरियल का जो एसेंस था, जो पूरी इस एडिटोरियल के अंदर जो हमने पढ़ा, उसको मैंने पूरा बता दिया है, आपको डिकोड कर दिया है पूरा एडिटोरियल। तो इसी तरह से हम आगे भी मिलते रहेंगे। मुझको सुनने के लिए धन्यवाद।